चार। आज की हमारी कविता है गीत गाने दो मुझे, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। इस कविता में निराला जी ने यह बताया है, एक ऐसे समय की ओर उन्होंने इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते संघर्ष करते करते होश वालों के होश खो गए हैं, यानी कि वो परेशान हो गए हैं और उनका जीवन आसान नहीं रह गया है। मनुष्य हार मानकर बैठ गया है, उसकी जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा समाप्त हो गई है और वह अपनी वेदना या पीड़ा को छिपाने के लिए, उसे रोकने के लिए गीत गाना चाहता है। वह निराश हुए लोगों में आशा का संचार करना चाहता है। कवि ने इस कविता के माध्यम से मनुष्य को निरंतर संघर्ष करते हुए जीने के लिए प्रेरित किया है। तो आइए पढ़ते हैं गीत गाने दो मुझे। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने। तो यहाँ पर कवि जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि इस उमड़ती हुई वेदना से, इस दुख से छुटकारा पाने के लिए तुम मुझे निरंतर गीत गाने दो। इस पीड़ा को, इस कष्ट को रोकने के लिए गीत गाने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई साधन नहीं बचा है, क्योंकि मैं गीत के माध्यम से लोगों को मैं आशा का संचार करना चाहता हूँ। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। क्यों कवि कहते हैं कि जीवन के इस कठिन रास्ते पर चलते चलते मैंने बहुत सारी चोट खाई हैं, बहुत ठोकरें खाई हैं और ये ठोकर खा खाकर मेरे होश आवाज़ जो है वो एकदम छूट चुके हैं। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। तो मेरे हाथ में कुछ पाथे यानी जीवन को जीने के कुछ साधन थे, कुछ रुपया पैसा था, वो सब ठाकुरों ने यानी कि ठाकुरों के वेश में ठगों ने लूट लिया। कि जिस तरह से रास्ते में चोर डाकू जो होते हैं वो पैसे को लूट लेते हैं, इसी तरह से गांव में क्या होता है कि जो ठाकुर लोग होते हैं वो किसानों से जो है उल्टे सीधे अंगूठे लगवाकर कई बार उनका सब कुछ छीन लेते हैं। तो ठाकुर जो है वो जिसके इस तरह से लोगों का शोषण करते हैं कि गरीब इंसान और गरीब होता जाता है और अमीर जो है वो और अमीर होते जाते हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। कि कह रहे हैं कि अब तो निरंतर इन मुसीबतों का सामना करते करते, इन विपत्तियों को सहते सहते मेरा गला भी रुकता जा रहा है। कंठ यानी गला भी मेरा रुंधता आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरी सांस भी मानो रुक रही है और मेरा जो अंत समय है वो मानो समीप आ रहा है। काल यानी अंतिम समय। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इन सब परेशानियों का सामना करते करते मैं इतना दुखी हो चुका हूँ कि मेरी सांस रुकने लगी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मेरा अंतिम समय जो है वो नज़दीक आ रहा है। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। तो इसलिए तुम मुझे मत रोको, मेरी इस पीड़ा को रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो, मुझे लोगों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने दो। आइए आगे देखते हैं। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। बुझ गई है लोक प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने। कह रहे कि भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, कि ऐसे लगता है कि मानो ये संसार जो है हार खा कर, यानी कि बार बार हार का सामना करके इसके अंदर, लोगों के अंदर जहर भर गया है, नफ़रत भर गई है। क्या आपने देखा होगा, ऐसा होता है ना कि जब हमें बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है या बार बार हार का सामना करना पड़ता है तो हमारे अंदर जो है वो नफ़रत पैदा हो जाती है, हम दूसरों से नफ़रत करने लगते हैं, किसी से हमारा बात करने का मन नहीं करता। तो इसी तरह से लोगों के अंदर मानो बार बार हारने के कारण नफ़रत भर गई है। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर,
और यहाँ पर जो है लोग जो है दूसरे का सही परिचय नहीं पा रहे हैं। इसके कारण जो है वो एक दूसरे को बस देखते ही रहते हैं कि आजकल का समय ऐसा हो गया है कि हम अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते हैं। हम अगर बाहर निकलते हैं तो सब लोग हमें अजनबी से दिखाई देते हैं। कि पहले क्या होता था, लोग जो सारे मोहल्ले के गली के लोग होते थे उनमें बहुत अधिक भाईचारा होता था, सब एक दूसरे को जानते थे। लेकिन आजकल जो फ्लैट सिस्टम है इसमें इतने लोग रहते हैं कि किसी को पता ही नहीं है कि हमारे साथ में या हमारे ऊपर वाले फ्लैट में कौन रहता है। तो लोग लोगों को जानते नहीं हैं, उनका सही परिचय उनको पता नहीं है, इसलिए वो बस एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। कि जो लोगों की प्रथा यानी पृथ्वी को कहते हैं प्रथा, तो कह रहे हैं कि जो पृथ्वी की जो लो है वो भी बुझ गई है, यानी कि जो एक सहिष्णुता, जो आपस में भाईचारा था, वो सब जो एक जोत थी वो अब बुझ चुकी है। यानी कि लोगों में अपनापन जो है, जो भाईचारा है वो समाप्त हो गया है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब मुझे फिर से जलने दो, कि मैं इस धरा को फिर से सींचना चाहता हूँ। मैं लोगों में फिर से आशा का संचार करना चाहता हूँ, उनको फिर से जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ। इस जीवन रूपी लो को पुनः जलाने की प्रेरणा देने के लिए ही कवि जो है वो गीत को गाना चाहता है। इसलिए कवि कहता है कि गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। तो मुझे इस पीड़ा को रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो, इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई साधन नहीं। तो आइए अब देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत सबसे पहले भाव सौंदर्य। तो भाव सौंदर्य में क्या आएगा कि कवि ने संसार से लुप्त होती समरसता और बढ़ती शोषण प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट की है। इस संसार में समरसता, जैसा आपको बताया था कि अपनापन जो है, भाईचारा जो है वो लुप्त होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है, और शोषण वृत्ति बढ़ती जा रही है कि जो अमीर लोग हैं वो गरीबों का शोषण करते हैं। कवि मानवता और मानवोचित गुणों को बनाए रखने का पक्षधर है, कि कवि चाहता है कि लोगों में मानवता जो है और मानव के जो गुण हैं वो विद्यमान रहें, बने रहें, ये भाईचारा समाप्त ना हो। वह जीवन रूपी बुझती लो को प्रज्वलित करने की प्रेरणा देता है। वो कहता है कि जो लोग निराश हो गए हैं, जिनमें आशा की जो लो है वो बुझ गई है, कवि उसको फिर से जगाना चाहता है। अब देखिए शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में सबसे पहले भाषा की बात करते हैं। तो इस काव्यांश की भाषा कैसी है? सरल है, सहज है, और कुछ इसमें तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। लौ प्रथा की से धरती की सहनशीलता की ओर संकेत है कि पृथ्वी की जो लौ है वो हमेशा जलती रहती है। धरती बहुत ज़्यादा सहनशील है, धरती पर कुछ भी होता रहे वो सबको सहन करती है। लोग लोगों में अनुप्रास अलंकार है, और जल उठो फिर सींचने को में विरोधाभास अलंकार। क्योंकि जलना और सींचना दो विरोधी बातें हैं कि जब धरती जलेगी तो आप उसको सींचेंगे कैसे, पानी कैसे देंगे। तो जल उठना और सींचना दोनों में विरोधाभास अलंकार है, परस्पर विरोधी बातें हैं। लो बुझना, जल उठना, इन मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। काव्यांश रचना छंद मुक्त शैली में है, कि छंद आपने को पढ़ाए नहीं गए हैं कभी, तो छंद जो होते हैं वो कुछ कविताएं जो हैं, पहले जो कविताएं लिखी जाती थी वो छंद युक्त होती थी, यानी उनमें छंद होते थे कोई ना कोई, जैसे कोई दोहा है, कोई सोठा है, कोई चौपाई है। तो आजकल की जो रचनाएं लिखी जा रही हैं वो सब कैसी हैं? छंद मुक्त रचनाएं हैं। तो छंद जो है वो मात्राओं के हिसाब से बनता है, तो ये सब इनमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये छंद मुक्त रचना है, छंद मुक्त शैली में लिखी गई है। तो यहाँ पर हमारी ये कविता समाप्त होती है। ये कविता आपको कैसी लगी? अगर आप आगे भी इसी तरह और कविताएं और पाठ की व्याख्या देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ये सारी वीडियोस अपने आप मिलती रहें। धन्यवाद।